नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। कल मैंने एक राहुल गांधी पर वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो बनाया था, जिसमें उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े किए थे। तो कई कांग्रेसी भक्त जो है चिल्लाने लगे, अनर्गल कमेंट करने लगे और ये भी उन्होंने कहा कि आप उनके यानी कि मोदी जी के कार्यों का हिसाब दें। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑलरेडी थंबनेल देख के तो मज़ा आ ही गया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि देखिए बेंगलुरु में एकजुट विपक्ष के बाद भी बेंगलुरु में एकजुट विपक्ष के बाद भी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना संयुक्त विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। गणित को नहीं, केमिस्ट्री को समझिए। बेंगलुरु में 26 पार्टियों के टॉप लीडर शिरकत कर रहे हैं। 2019 में बीजेपी को 45% वोट मिला। पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट हासिल कर ले तो सरकार बन जाएगी, ऐसा विपक्ष का गणित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2024 में बीजेपी को 38.5 2014 में माफ़ कीजिएगा, बीजेपी को 38.5% वोट मिले और विपक्ष को एक संयुक्त पूरे विपक्ष को 61.5% वोट मिला। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2024 में पूरा विपक्ष एकजुट होकर भी 55% सीटें हासिल करने का इन लोगों ने लक्ष्य रखा है। विपक्ष का कैंडिडेट अगर उतारा जाए, संयुक्त विपक्ष का एक मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए, तो इसी के लिए पटना में भी बैठक हो रही है, सर्वसम्मति बनाने का प्रयास चल रहा है। अब बेंगलुरु में आज 18 जुलाई को सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, जहां संयुक्त विपक्ष में उम्मीद है कि 26 पार्टियों वहां पे आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे पटना में 15 पार्टियाँ आई हुई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही आप की जो पार्टी है वो प्लेन पकड़ के निकल गई थी। अब यहाँ पे उम्मीद की जाती है कि बेंगलुरु में जो संयुक्त विपक्ष की जो बैठक होने वाली है उसमें 8 अन्य पार्टियाँ आने वाली हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहीं न कहीं 21 राज्यों में 2014 में 50% वोट पाने वाले बीजेपी उम्मीदवार 131 थे, जो 2019 में 224 हो गए हैं। यानी 224 उम्मीदवार ऐसे हैं बीजेपी में कुल 545 में से जिन्होंने 50% वोट हासिल की है। तो इन्हें तो हराना आसान नहीं होगा संयुक्त विपक्ष को। अब यहाँ देखेंगे कि 6 क्षेत्रीय दलों के नेता जैसे बसपा, बीजेपी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, वीआरएस, जेडीएस के नेता शामिल नहीं हुए हैं। 23 जून को पटना में कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, आप, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, डीएमके, सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआईएम, सीपीआई-एमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बेंगलुरु में उम्मीद है जो 17-18 जुलाई को 8 अन्य शामिल होने की संभावना है। उसमें केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, ए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल, केरल कांग्रेस और ये शामिल होने की उम्मीद लगाई जा रही है कि ये सब भी शामिल होगी। भारत में विपक्षी एकता का अगर इतिहास देखें तो 1977 में इंदिरा जी को हराया, लेकिन 3 साल में ही सरकार गिर गई। 154 सीटें 1977 में कांग्रेस को मिली थी। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी अगुवाई किए थे। 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद 1989 में वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी जी को हराया था, लेकिन इनकी सरकार भी 12 महीने में गिर गई थी। विपक्षी एकता से फर्क तो निश्चित रूप से पड़ता है, लेकिन बीजेपी ने 2024 के मुकाबले 2019 में 303 सीटें जीती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होगा? राहुल गांधी होंगे, इधर आपको क्या बोलते हैं वो ममता बनर्जी होंगे, या फिर ये नीतीश कुमार होंगे, या वो केजरीवाल जी होंगे, या कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और इसका संयोजक या समन्वय कौन करेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जो संयोजन या समन्वय करता है वो अलग अलग मसलों पर पार्टियों से सवाल करता है। सबसे बड़ी और समस्या ये है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा। सीट शेयरिंग का फार्मूला खासकर वेस्ट बंगाल में, यहाँ 3 पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग बहुत ही मुश्किल है। सर्वमान्य फार्मूला इनके पास नहीं है। वही पूछे पिराना वाला है कि पिछला लोकसभा चुनाव को मानदंड माने कि विधानसभा चुनाव को मानदंड माने। तो सीट शेयरिंग फार्मूला में सबसे ज़्यादा घमासान होने वाला है इन्हीं संयुक्त विपक्षी दलों में। अब यहाँ देखेंगे कि कांग्रेस और आप के संबंधों में खटास। दोनों पार्टियां पंजाब, दिल्ली में सीट बंटवारे को लेकर कौन सा फार्मूला लागू करेगी। अब यहाँ देखेंगे बीजेपी के पास विपक्षी एकता का काउंटर है। एनडीए का कुनबा ये बढ़ाना चाहती है।
क्योंकि जनता दल यूनाइटेड, अकाली दल यूनाइटेड, शिवसेना यानी ये अलग हो गई है जो उद्धव गुट वाले हैं। बीजेपी अकाली दल से टीडीपी यानी आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी से बात चल रही है। एनसीपी को भी निश्चित रूप से तोड़ लिया है और साथ ही साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आ चुके हैं। मुकेश साहनी भी एनडीए में आने की इनकी पूरी संभावना है। जब महादलित और अति पिछड़ा में ये तीनों ताकत निकल जाएगी तो महागठबंधन में महा नहीं रह जाएगा, सिर्फ गठबंधन रह जाएगा। 18 जुलाई को यानी आज दिल्ली में भी एनडीए की बैठक चल रही है और अपने जितने भी मेरी आलोचना कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे सरकार क्या काम की है, भाई गुजरात में काम किया, उसी के आधार पर उनको दिल्ली मिला 2014 में। 2014 से 2019 में जो काम किया उसी के आधार पे उन्हें 2019 से लेके 2024 तक है। अब जो 2019 से 24 में जो काम हुए हैं ना, उसी के आधार पे 2024 का चुनाव जीतेगी बीजेपी और मोदी के नेतृत्व में ही जीतेगी, ठीक ना। ये जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये जो आप कर रहे हैं ना संयुक्त विपक्ष वाले, इनकी एकता वही बात है तराजू पे मेढक को तौलने के जैसा है। संयुक्त विपक्ष को तराजू के मेढक के समान है, ठीक ना, तराजू के मेढक के समान है, याद रखिएगा। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। 2024 मोदी जी के लिए रास्ता आसान है, बीजेपी के लिए रास्ता आसान है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या पैदा नहीं कर रहे हैं, ये बल्कि और आसान कर रहे हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।